अस्सलाम वालेकुम मैम। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। यस मैम। आपको पढ़ लीजिएगा, उसमें से मेरे ख्याल में हाफ लाइफ रह गया था जो एक टॉपिक, बाकी ऑलमोस्ट सारे ही पढ़ाते थे। तो फिर मैम आपकी वॉइस बहुत लो है, समझ नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। Are you clear? यस मैम। अच्छा, हमने जो फार्माकोकाइनेटिक्स शुरू किया था, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हमने जो था वो एक मेमोराइज करने के लिए एक वर्ड था आदमी, वो उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म और ई फॉर एलिमिनेशन था। सबसे पहले वो एब्जॉर्ब होती है डिफरेंट साइड से। एब्जॉर्प्शन एक फिनोमेना है जिसके थ्रू वो ब्लड में जाती है, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वो अपनी साइट्स के ऊपर जाती है, यानी अगर आप कहा गया था कि अगर पेन किलर है तो ऐसे रिसेप्टर्स पर जाकर अपना मैकेनिज्म या एक्शन शो करेगी जहाँ पर पेन रिसेप्टर्स तक वो पहुंचेगी। ठीक है, फिर वो अपने डिफरेंट मैकेनिज्म, इसी तरह अगर हाइपर एसिडिटी है किसी को स्टमक के अंदर, तो ऐसी ड्रग्स वहाँ स्टमक तक पहुंचेगी, वहाँ जो सेल्स हैं उनके रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड करेंगी कि जो चीज उस पेन को कॉज हाइपर एसिडिटी कर रही है वो इनहिबिट हो जाए, रुक जाए। तो हर ड्रग जो है वो अपने टारगेट ऑर्गन या टिश्यू की तरफ जाती है ताकि अपना जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर सके। ठीक है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म था ब्रेक डाउन उसका, उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन जनरली एक वर्ड है जो हम मेटाबॉलिज्म के साथ यूज कर लेते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन अभी इसमें भी थोड़ा सा यूज हुआ है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या ड्रग कितनी मॉडिफाई हो गई है, चेंज ड्रग के अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
फॉर एग्जांपल अगर कोई लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो वो वाटर सॉल्युबल बना देंगे ताकि वो वाटर बॉडी के अंदर से मूव आउट हो जाए, एक्सक्रीट हो जाए। इसी तरह जो है वो फिर मेटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन था, उसके अलावा एलिमिनेशन था कि थ्रू यूरिन या फीसिस में वो एलिमिनेट हो जाती है ड्रग। तो ये सारा था। फिर बायो अवेलेबिलिटी पड़ा था, जो जो ड्रग के फ्रैक्शन जो है वो अनचेंज ब्लड के अंदर चली जाए, उस उतनी अमाउंट को, उस फ्रैक्शन को हम बायो अवेलेबिलिटी कहते थे। फॉर एग्जांपल अगर ओरली लेंगे तो उसके ऊपर जो हमारे जीआईटी के एंजाइम्स हैं वो भी एक्ट करेंगे, और फिर वो जब लिवर में जाएगी तो वहाँ उसका ब्रेकडाउन होगा, उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो चेंज होगी ड्रग। तो फिर जब वो ब्लड में आएगी तो वो बायो अवेलेबिलिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी। उसके अलावा जीआईटी का फ्लोरा जो है वो भी उसको अफेक्ट करता है, बायो अवेलेबिलिटी को कम कर देता है। कौन से मोड था, कौन सा ऐसे किस तरह हम लेंगे ड्रग को कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% रहे, कोई बता सकता है? मैम इंट्रावेनस इंट्रावेनस मैम इंट्रावीनस। इंट्रावेनसली जब ड्रग को लेते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% रहती है, यानी वो बिल्कुल अनचेंजली, जिस तरह आपने डाली जितनी डोज हम देते हैं उतनी डोज वो ब्लड में पहुंच जाती है, एग्जैक्टली उसी तरह। तो ये सारा हमने पढ़ा था। एक टॉपिक हमारा रह गया था ड्रग हाफ लाइफ। बेसिकली हाफ लाइफ इसमें भी हो दिया है एट द एंड, तो मैं पहले वो आपको बता देती हूँ। फिर हमने एक वो भी पढ़ा था उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से था कि कंसंट्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है रेट ऑफ एलिमिनेशन पर। जितनी आपकी एलिमिनेशन डिपेंड नहीं कर रही, जितनी मर्जी कंसंट्रेशन और एलिमिनेशन पर डिपेंड नहीं कर रही। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये था कि डिपेंड कर रही थी। आपकी जो रेट ऑफ एलिमिनेशन था वो डिपेंडेंट था कंसंट्रेशन पर। और ज्यादातर ड्रग्स जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, यानी जितनी प्लाज्मा के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन होती है और जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो दोनों डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग मैं बताती हूँ। ड्रग हाफ लाइफ इसको टी हाफ से प्रेजेंट करते हैं। हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर एक 100 जी एक्सक्यूज मी मैम, ये मैम स्क्रीन भी आपकी शेयर कर स्लाइड दीजिए। शो नहीं हो रही। एक्सक्यूज मी मैम, मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। पहले हो रही थी। नो मैम, स्टार्टिंग नो से नहीं हो मैम। रही कोई नहीं, स्लाइड अभी हुई नहीं, शुरू ही नहीं हुई। ये ऑन हुआ है, एक मिनट में हम कहते हैं दूसरा करने स्लाइड शो। तो स्टूडेंट्स को शो नहीं हो रही। स्टूडेंट्स को नहीं शो हो रही। मैं बता देती हूँ। तो वो ना ऑन कर दूं, मल्टीमीडिया ऑन कर दूं। जैसा आपको वैसे लगता है। अच्छा, बोर्ड नजर आ रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। आप ऑन करते हैं, स्लाइड शो करते हैं। हाँ।
अच्छा, ये एक ग्राफ है जो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, और दूसरा जो है वो मिलीग्राम पर लीटर इसका यूनिट है, और दूसरा टाइम, कितने टाइम के अंदर 1 आवर 2 आवर 3 आवर, उस पर ये उसके कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान एक ग्राफ बनाती है। कंसंट्रेशन अगर फॉर एग्जांपल हमने 100 मिलीग्राम पर लीटर दिया है ड्रग, अच्छा अगर हम कोई ड्रग मैम देते टाइम हैं, वाला एक्सिस नजर नहीं आ रहा। क्या चीज नहीं नजर आ रही? मैम टाइम वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं नजर आ रहा। थोड़ा सा नीचे करते हैं। कोई भी हम ड्रग देंगे ना तो पहले ये होता है कि ड्रग जब बॉडी में जाती है, प्लाज्मा के अंदर जाती है, फौरन वो एलिमिनेट नहीं होती, पहले वो थोड़ी देर स्टे करती है, फिर ऐसा ऐसा वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है। तो इनिशियली जब हमने फॉर एग्जांपल अगर कोई अब नजर आ रहा है, इसमें देखिए स्लाइड शो ज्यादा नीचे चला गया मैम। Yes, ma'am. अब नजर आना शुरू हुआ है आपको स्लाइड शो? Yes, ma'am. नहीं मैम लेकिन कैमरा ज्यादा नीचे हो गया। स्लाइड्स नजर आ रही है आपको? नो मैम स्लाइड्स नहीं आ रही। नहीं नहीं स्लाइड नहीं आ रही। अगर स्लाइड शो ऑन कर दे, ये कैसे कैमरा स्टॉप करेंगे आप? हाँ। स्लाइड शो नहीं हो रहा। मीटिंग में क्योंकि मैं तो टाइम से हो रहा है ना, कैमरा जरा इधर करते हैं थोड़ा सा ताकि नजर आए। बस ये देखो स्क्रीन शेयर से जो है ना आपकी कौन सी है ये जी कुछ लड़का है। अभी नजर आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम अब आ हाँ जी, रही है। यस मैम अब आ रही है। आयो ये मल्टीमीडिया बंद कर दो। अच्छा, कोई भी ड्रग देंगे तो ये होगा कि पहले वो प्लाज्मा के अंदर उसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर बढ़ना जाएगी, प्लाज्मा में वो ड्रग, ठीक है। फिर उसके बाद वो पहले इनिशियली जो है वो एलिमिनेट नहीं होगी ड्रग, लेकिन फिर ऐसा ऐसा वो एलिमिनेशन उसकी शुरू हो जाएगी ड्रग की, यानी प्लाज्मा में कंसंट्रेशन उसकी कम होना शुरू होगी। इनिशियली अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन किसी ड्रग की यहाँ पर है तो एलिमिनेशन 0 होगी, और फिर ऐसे ऐसे एलिमिनेशन होगी, और एक टाइम आएगा कि जितने आप कंसंट्रेशन ड्रग की प्लाज्मा के अंदर होगी उतनी एलिमिनेशन हो जाएगी, ठीक है। वो जो टाइम होगा ना जिसमें आपका रेट इन और रेट आउट दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वहां पर प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम जो कांस्टेंट स्टेट, जब एक ड्रग जो है उसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर कांस्टेंट हो जाए, यानी जितनी आप दे रहे हैं उतनी आप रेट ऑफ एलिमिनेशन है उतनी निकल रही है, रेट इन और रेट आउट दोनों बराबर हो गए, तो उस स्टेट को हम स्टेडी स्टेट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने अगर ये बोर्ड नजर आ रहा है अब आपको? No, ma'am. Slides नजर आ रही हैं। अच्छा एक मिनट, मैम आपकी वीडियो ऑफ हो गई है। ये मुझे नहीं पता, ये बार बार वीडियो ऑफ होती है, इसमें ऑन होती है, या तो फिर कैमरे का इशू है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग्स थी उसमें भी यही था। अभी आपको नजर आ रहा है बोर्ड? नो No, मैम। ma'am. आपका कैमरा ऑफ है मैम। मैम आप अपनी कैमरा जो है वो ऑन कीजिए।
स्टार्ट वीडियो करें मैम, वो आ जाएगा आपका कैमरा। चलो अच्छा, इसी से मैं बताती हूँ। हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू 50% of its original value. Will determine dosing requirement, how long a drug will remain in the body. ठीक है, ड्रग हाफ लाइफ का फायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि ड्रग जो है बॉडी में कितनी देर रहेगी। ठीक है, और यूज इन डिटरमिनिंग द डोजिंग इंटरवल। अगर हमने डोज सेट कर ली, यानी एक सुबह डोज दिया और फिर शाम को डोज दिया है, हमें पता चल जाएगा हमें शाम को देनी है, रात को देनी है। ठीक है, वो हाफ लाइफ जो है ये चीजें डिटरमिन करती है। डोजिंग इंटरवल होता है 2 डोजेस के दरमियान जो इंटरवल टाइम है। और गोल हमारा क्या है, प्लेटो। तो ये है कि स्टेडी स्टेट हमें आनी चाहिए आपकी। ठीक है, हाफ लाइफ में स्टेडी स्टेट वो है कि जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में और जो कांस्टेंट हो जाए, यानी जितनी आप ले रहे हैं उतनी आपकी एलिमिनेट हो रही है, उसे स्टेडी स्टेट कहते हैं, प्लेटो बन जाता है। तो आपको बेसिकली हाफ लाइफ क्यों हेल्पफुल है? हाफ लाइफ जो है वो हाफ लाइफ जब ड्रग की हो जाए कि अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल हमने थ्रू जिस भी पाथवे के थ्रू वो ड्रग गई है, लेकिन अगर प्लाज्मा के अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमने वो टाइम नोट करना है जब आपके 50 हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो 2 आवर्स हैं तो 2 घंटे के बाद आपका टाइम जो है वो 50 हो गया, आपके मॉलिक्यूल्स 50 हो गए, तो इसका मतलब है कि 2 आवर्स जो है वो आपकी हाफ लाइफ हो गई है। फिर वो 2 आवर्स जो है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब ये स्लाइड आगे नहीं जा रही, आगे है। ठीक है, अब ये एक ग्राफ दिया हुआ है कि अगर जैसे 100 मॉलिक्यूल्स से कॉन्सेंट्रेशन 100 मिलीग्राम पर लीटर थी, तो आप ये देखिए कि उससे बताया कि 50 आती, यानी हाफ लाइफ 50 कब हुई है? जब 2 आवर्स गुजर गए। फिर वो 50 जो है वो 25 हो जाएगी मजीद जब 4 आवर्स गुजरेंगे। तो ये क्या, हाफ लाइफ इज द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड टू फॉल बाय अ हाफ, ओरिजिनल से हाफ हो जाएगी। अगर आपकी हाफ लाइफ 100 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो 2 आवर्स में हाफ लाइफ जो है वो 50 हो जाती है, 100 मॉलिक्यूल्स जो है वो 50 हो जाते हैं, तो अगले 2 आवर्स में वही 50 मॉलिक्यूल्स 25 हो जाएंगे। फिर मजीद 2 आवर्स के बाद वही मॉलिक्यूल्स 12.5 हो जाएंगे। तो इस तरह ये जो है वो हाफ लाइफ रिड्यूस होती रहती है। अच्छा, अब 50% ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ लाइफ। फिर दूसरी में 50 का हाफ 25 होगी, तो 75% ड्रग इज एलिमिनेटेड। फिर तीसरे के अंदर जो है वो 50 प्लस 25, और 25 का भी हाफ जो था 12.5, यानी टोटल अगर इसको करेंगे तो 87.5% ड्रग इज एलिमिनेटेड। ठीक है, तो ऐसा 5 ऑलमोस्ट 5 आवर्स के बाद एक कांस्टेंट बन जाएगा आपका, कांस्टेंट प्लाज्मा के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट आ जाएगी, यानी जब 5 हाफ लाइफ ऑलमोस्ट गुजर जाएंगी 4 to 5, तो स्टेडी स्टेट आ जाएगी। जितनी कौन सा आप इन होगी आपके लिए, जितना आप ले रहे हैं ड्रग दे रहे हैं, उतना ही वो एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ तक समझ आइए किसी को? यस मैम। जी मैम। इसका एक ग्राफ है, अभी इसमें बोर्ड अगर नजर आ जाता तो मैं स्टेडी स्टेट बना के भी दिखा देती। नजर आ रहा है किसी को? क्या यहाँ बोर्ड कुछ नजर आ रहा है कहीं से, कोई पोर्शन कुछ? नो मैम। बिल्कुल ही नजर आ रहा। मैम नो अपनी मैम, वीडियो कैमरा ऑफ स्टार्ट है। करें। जी मैम आप अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे तो फिर हमें नजर आएगा ना, आपकी वीडियो ऑफ है। स्लाइड्स आपको शो हो रही है ना? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये ड्रग की हाफ लाइफ बताइए। पहले 50 पे 25 पे 12.5 पे 6.25 पे 3, इस तरह ये एलिमिनेट हो जाएगी। एक्चुअली जब हमारी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर 100 से वो 50 हो गई है, तो हम मजीद उसके अंदर 100 ऐड अप कर देंगे, यानी अपनी जो ड्रग की अमाउंट है वो कांस्टेंट अमाउंट लेकर जब हाफ लाइफ आ गई, यानी हमें पता चल गया कि प्लाज्मा के अंदर
हाफ ड्रग जो है वो रिमूव आउट हो गया, खत्म हो गया, तो हम उसके अंदर 100 और ऐड कर देंगे। अब जब आपकी ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन 50 हो गई थी, हाफ लाइफ उसकी 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जो भी उसकी हाफ लाइफ है, तो जब हमने उसमें 100 और ऐड किया तो 150 होगी। ठीक है, ड्रग जो है वो 150 हो जाएगी जब हम 100 उसमें और ऐड करेंगे 50 के अंदर। अब जब 150 हो गए तो जाहिर है आपकी हाफ लाइफ भी, अब 150 को हाफ करेंगे तो आपको वो ऑलमोस्ट 75 आ जाएगा। अगर एक ड्रग के मॉलिक्यूल्स पहले 100 थे और हाफ लाइफ उसकी आते आते 50 हुई है, दोबारा जब हमने 50 जब होगी उसकी हाफ लाइफ, हमें पता चल गया कि हाफ ड्रग जो है वो रिमूव आउट हो गया है, तो हमने एक कांस्टेंट अमाउंट और डाल दी उसमें 100, तो 150 बन गया। अब 150 की हाफ लाइफ 75 हो जाएगी। इसी तरह जब वो हाफ लाइफ 75 आ जाएगी, ये मैं आपको एक मैं बोर्ड पे समझाती हूँ, मैं वहां से वीडियो ऑन उनसे कहती हूँ पढ़े। वीडियो नहीं ऑन हो रही तो उसकी वजह से ये नहीं नजर आ रहा। कहाँ से कर लो, शेयर से कर लो, ये पेज ऐसे ही ओपन करना, पूछे स्टूडेंट से। नजर आ रही है आपको स्लाइड्स? Yes, ma'am. नो स्लाइड्स, No, स्लाइड्स तो नहीं no. नजर आ रही। नो मैम। मैम No, बोर्ड ma'am. नजर Screen आ आ रही है रहा है। सर। ये बोर्ड आ रहा है। ये बोल रहे हैं। है ना? ये है ना? पूछे आप। अब नजर आ रही है स्लाइड्स? यस मैम। Yes, ma'am. अब आपने दिखाना क्या है इसको? बस ठीक है, बोर्ड दिखाना। लेकिन अब आपकी वीडियो ऑफ होगी। वीडियो ऑफ हो जाती है तो बोर्ड ही नजर आता, छोड़ दे फिर बोर्ड, बस ये फिर इसे स्लाइड्स से टाइम जाएगा। मैम स्लाइड से ही पढ़ा दें। नजर आएगी, अच्छा, दोनों इकट्ठी नहीं नजर आएगी। अच्छा हाफ लाइफ आपको समझ आ गई ना कि जब ओरिजिनल से उसकी हाफ हो जाएगी तो वो हाफ लाइफ हो जाएगी। जब हम इसके अंदर ये करते हैं कि जब हाफ लाइफ आ जाती है ना तो हम कांस्टेंट अमाउंट और डाल देते हैं। फॉर अब ये मैं आपको, अगर जैसे 100 मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे, 50 उसकी हाफ लाइफ थी, 50 मॉलिक्यूल्स हो गए, जहां 50 मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा में हो जाएंगे तो 100 हम और ऐड अप करेंगे, 150 हो जाएगा। जब 150 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो उनकी हाफ लाइफ 75 हो जाएगी। इसी तरह जब 75 हो गए तो हम देखेंगे अब 75 होगी हाफ लाइफ, उनके मॉलिक्यूल्स उसमें 75 हो गए तो 100 और ऐड कर देंगे तो वो 175 हो जाएंगे। जब 175 हो जाएगा फिर हम उसका मजीद हाफ करेंगे तो वो कुछ 87.5 समथिंग आएगा, 87। तो यानी कि आपकी पहले जो हाफ लाइफ जहां पर 50 थी, 50 से वो जब हमने अमाउंट ज्यादा किया 75 होगी, 75 से फिर वो 87.5 होगी, तो 50 और 75 के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 25 डिफरेंस आ रहा है, जबकि जो 75 और 87.5 के दरमियान कम हो रहा है। तो एक स्टेट ये आती है कि आपका ग्राफ ना कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, जो हाफ लाइफ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है प्लाज्मा के अंदर, उस स्टेट को हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं ना पहले आपको बना के दिखा दूंगी स्टेडी स्टेट किस तरह है। ठीक है, वैसे हाफ लाइफ ये है कि जब आपकी ओरिजिनल डोज से हाफ हो जाए वो टाइम जो है वो हाफ लाइफ होता है किसी भी ड्रग का। मैम आपने वो स्टेडी स्टेट का बताया था, वो क्या था? स्टेडी स्टेट ये थी कि आपका जितना आप ड्रग ले रहे हैं उतना ही ड्रग एलिमिनेट हो रहा है प्लाज्मा के अंदर। जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी ड्रग की वो कांस्टेंट हो गई है, वो चेंज नहीं हो रही। शुरू में ये था कि हमने ड्रग दी,
वो प्लाज्मा में गई, ज्यादा थी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। वो एलिमिनेट फौरन नहीं होती ड्रग, कुछ देर बाद वो एलिमिनेट हुई, पहले थोड़ी एलिमिनेट हुई, फिर हमने ड्रग डाली, फिर वो और ज्यादा एलिमिनेट हुई। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो आपका जो आपकी ड्रग इन है, जितना आप दे रहे हैं ड्रग वो, और जो आप ड्रग निकाल रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, वो दोनों बराबर हो जाएंगी। टेक इन और टेक आउट दोनों इक्वल हो गए, रेट इन और रेट आउट इक्वल हो गया। तो वहां पर जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। इस स्टेट को हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। अब बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जैसे हमने ये किया था कि जब हाफ लाइफ हो रही थी, जब 100 से 50 मॉलिक्यूल्स हो रहे थे, तो उसमें हम 100 और डाल रहे थे ताकि हाफ लाइफ जल्दी आ जाए, ठीक है। जितनी अमाउंट ज्यादा होती जाएगी उसकी हाफ लाइफ जल्दी आ जाएगी। अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि उनकी हाफ लाइफ बहुत थोड़ी होती है, यानी जल्दी से हमें उनका मसला नहीं होता। लेकिन अगर कोई ड्रग ऐसी है कि जिसकी हाफ लाइफ आज हमने डोज दिया है और हाफ लाइफ उसकी 21 डेज या 40 डेज के बाद हाफ लाइफ वो हाफ रिड्यूस हुई है, तो जब वो हाफ रिड्यूस होगी तो हम इंतजार नहीं करते कि दूसरी डोज हम तब देंगे जब वो हाफ लाइफ आ जाएगी। तो जब ऐसा हो कि अगर हाफ लाइफ बहुत ही ज्यादा है उसकी किसी ड्रग की, ऐसे कि आज हमने डोज दी है और हाफ लाइफ उसकी जाकर 3 हफ्ते बाद आएगी, तो इसके लिए हम एक डोज दे देते हैं, उस ड्रग की अमाउंट ज्यादा दे देते हैं ताकि उसकी हाफ लाइफ जल्दी आ जाए। तो उस जो अमाउंट हम ज्यादा देते हैं उसको हम लोडिंग डोज कहते हैं। लोडिंग डोज की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, ताकि वो जल्दी अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाए ड्रग, इस वजह से हम उसकी लोडिंग डोज दे देते हैं कि उसको डोज ज्यादा दे देते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट से। मैम अगर हाफ लाइफ जल्दी अचीव ना हो तो उससे क्या होता है? लाइक कुछ मेडिसिन होती हैं जो हम सिर्फ तीन टाइम ले रहे होते हैं उसके डोजेज, और आज जैसे हमने देखा कि स्टेडी स्टेट होती है उनकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, वो जल्दी अपना थेराप्यूटिक यूज इफेक्ट दिखाती है। लेकिन अगर कोई किसी की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, कई दिन बाद है, तो हम इंतजार नहीं करेंगे कि वो अपना इफेक्ट उतने दिन बाद दिखाएं, तो हम उसकी लोडिंग डोज दे देते हैं, ज्यादा अमाउंट दे देते हैं उस ड्रग की, ताकि प्लाज्मा में उसकी जल्दी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और फिर एलिमिनेशन शुरू हो जाएगी, वो अपना एक्शन जहां जहां उसने जाना होगा प्लाज्मा छोड़ के वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ऐसी ड्रग्स जिनके अमाउंट हम ज्यादा देते हैं, इनिशियली हम ज्यादा देते हैं ताकि जल्दी चल जाए, तो उनको हम लोडिंग डोज कहते हैं। उसके बाद हम रेगुलर देना शुरू कर देते हैं, वो मेंटेनेंस डोज होती है। ये भी इसमें आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके मैम। अच्छा, distribution is a branch of pharmacokinetics which describe the reversible transfer of drug from one location to another within the body. Distribute हो रही है drug. Distribution is passage of drug molecules to liquid compartment and tissues in the body. The body fluid compartments and volume in which the drug are distributed. अच्छा, हमारी बॉडी का जो टोटल बॉडी वाटर वॉल्यूम है वो 60% है ऑफ द बॉडी वेट, ठीक है। 60% के अंदर अब इसमें इंट्रा सेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। जो सेल के अंदर फ्लूइड होगा वो वाटर होगा, वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और जो बाहर होगा सेल के वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। अब सेल जो है उसके बाहर ब्लड भी पड़ा हुआ है, ब्लड जो है उसमें प्लाज्मा है और उसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यानी दो सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड होगा वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। यहाँ तक समझ आइए? यस मैम। ठीक है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होगा, अगर हमारा बॉडी वेट 60% बाय वाटर है, तो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर 40% तो बॉडी वेट जो सेल के अंदर है, जो वॉल्यूम जो वाटर है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो 20% बाय वेट है, यानी 15 लीटर्स है। अब 15 लीटर्स के अंदर भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी दो सेल्स के 3 सेल्स उनके दरमियान जो सेल्स के फ्लूइड होगा वो 12 लीटर्स है। और जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है, अब 15 में से भी 12 लीटर जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और प्लाज्मा का वॉल्यूम जो है वो 3 लीटर्स है। अच्छा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा में फर्क ये है कि प्लाज्मा वो ब्लड का कंपोनेंट है जो कि येलोइश सा होता है, और जब हम सारे सेल्स रिमूव कर दें एक ब्लड के अंदर से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड दो सेल्स के दरमियान फ्लूइड है, ठीक है, इसमें वाटर, इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ है, कि प्रोटीन कंटेंट कम होगा, प्लाज्मा में ज्यादा होता है। प्लाज्मा जो है ब्लड का कंपोनेंट है।
ये डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है कि एब्जॉर्प्शन होगी और ये देखिए दूसरी तरफ एक्सक्रीशन हो रही है, बीच में फ्री ड्रग होगी या वो बाउंड फॉर्म में होगी। अगर तो वो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग है, एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर आ गई है, तो अब ब्लड में जो प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स होंगी जो फ्री ड्रग को बाउंड करके रखेंगी, ठीक है। और अगर फ्री ड्रग बाउंड फॉर्म में होगी तो वो इनएक्टिव होगी। जब फ्री ड्रग फ्री हो जाएगी, जब बाउंड उसका टूट जाएगा अपनी प्रोटीन्स के साथ, तो फ्री हो जाएगी और फिर वो अपना या एक्सक्रीट आउट हो जाएगी या वो अपनी टिश्यू साइड पर चली जाएगी जहाँ उसे अपना एक्शन दिखा रहा होगा। अब ये जो ड्रग्स होती हैं ये बाउंड फॉर्म में या तो वो रिसेप्टर्स, किसी भी सेल के ऊपर रिसेप्टर लगा होता है उसके ऊपर लगी हुई होती हैं, या ये टिश्यू रिजर्वायर, बाउंड फॉर्म और फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में ये अपना एक्टिव होती है और अपना एक्शन दिखाती है। Distribution of drug can occur in 4 patterns throughout the body. Distribution only in plasma, कि वो blood में चली गई है, plasma में चली गई है। Distribution to all body fluids homogeneously. Small and non-ionized free molecules like alcohol and some sulfonamides. Concentration in specific tissue. अच्छा, अब जो जैसे आयोडीन है तो ये हमेशा थायराइड में जाएगी। क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग है, ये लिवर में जाएगी, इसका वहां पर कॉन्सेंट्रेशन 1000 टाइम्स ज्यादा होगी। तो जो जैसे टेट्रासाइक्लिन है ये बोन्स में जाएगी, तो एक स्पेसिफिक साइट पे जाएगी वो। हाई लिपोफिलिक ड्रग्स इन फैट टिश्यू, लिपोफिलिक यानी जो लाइपोफिलिक लिपिड लविंग ड्रग्स हैं वो फैट एडिपोज टिश्यूज में जाएगी। नॉन होमोजेनियस और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, most of the drugs are distributed in this pattern according to their abilities to pass through the cell membrane or affinities to the different tissues. हर ड्रग, ये नहीं जरूरी कि हमने एक ड्रग जाएगी, ये जरूरी नहीं है कि सब ड्रग्स जो है वो एक ही रेट से जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट होंगे और एक ही जगह होंगे, वो डिपेंड करता है ड्रग कौन सी दी है। नॉन होमोजेनियस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ड्रग है वो लाइपोफिलिक है तो वो सेल मेम्ब्रेन को जल्दी क्रॉस कर जाएगी एज कम्पेयर टू दोज ड्रग्स जो वाटर या एक्वस एनवायरनमेंट लविंग है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड बायलेयर होती है तो वहाँ ड्रग्स जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होंगी जो लिपिड लविंग ड्रग्स होंगी, जो लिपिड लाइपोफिलिक ड्रग्स होंगी। और अगर उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं तो उनके थ्रू अगर ड्रग पे जाएगी तो वहां पर एक्वस एनवायरनमेंट में वो देर से जाएगी, क्योंकि वहां इतना वाटर के तो पोर्स बहुत छोटे हैं, बहुत मुश्किल से वो ड्रग पहुंचेगी, अंदर जाएगी सेल के। और दूसरा ये कि ऐसी ड्रग्स पे जो है ना वॉश आउट जल्दी हो जाती है। समझ आ रही है अभी तक? यस मैम, समझ आ रही है। यस मैम। Factors affecting the distribution of drug: diffusion rate, affinity of drug to the tissue compartment, components, blood flow, perfusion rate, binding to plasma proteins. अब ये 4 हैं जिनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करती है। 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन। इनको आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन डिफ्यूजन रेट हम जितना देखते हैं ज्यादा होता है। जितनी ज्यादा जल्दी डिफ्यूजन होगी किसी मेम्ब्रेन के अंदर उतना जल्दी वो अपनी साइट पर पहुंच जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जितनी ज्यादा किसी ड्रग की किसी टिश्यू के लिए एफिनिटी है उतनी ज्यादा जल्दी वो उस ड्रग उस टिश्यू तक पहुंच जाएगी। जितना ज्यादा ब्लड फ्लो अगर ज्यादा है ब्लड के थ्रू, क्योंकि ड्रग जा रही थी, तो जितना अगर किसी ऑर्गन में ब्लड फ्लो अगर ज्यादा है, जैसे लिवर हो गया, लिवर में अगर ब्लड फ्लो ज्यादा है तो जल्दी वो लिवर तक पहुंच जाएगी। बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स है अगर वो उनके साथ बाइंड रहेगी तो वो इनएक्टिव रहेगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। अगर वो बाइंडिंग उनकी वीक होगी, वो जल्दी अपनी बाइंडिंग छोड़ देंगी तो वो जल्दी जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, वही सारी चीजें। डिफ्यूजन रेट, there is a positive correlation between the diffusion rate of the drug and diffusion rate. जितनी ज्यादा डिफ्यूजन रेट हाई होगा उतना ही ज्यादा ड्रग जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन रेट और डिफ्यूजन रेट दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी भी ज्यादा हो जाएगी। एफिनिटी ऑफ द ड्रग टू द टिश्यू कंपोनेंट्स, सब ड्रग्स टेंड्स टू बी कंसंट्रेटेड इन पर्टिकुलर टिश्यू, जैसे आयोडीन था वो थायराइड में जाकर, इसी तरह एंटी मलेरियल ड्रग्स है वो लिवर में, टेट्रासाइक्लिन बोन के अंदर, टीथ पर उसका इफेक्ट है।
अच्छा, blood flow. There is a positive correlation between the blood flow in the tissues and the distribution of the drug. Kidney, liver, brain. ये 3 साइड्स है. स्केलेटल मसल्स थोड़ा सा somehow कम होती है वहां पर ब्लड फ्लो. ये 3 बेसिक किडनी, लिवर और ब्रेन है. हैव अ हाई परफ्यूजन रेट. ठीक है. in which the drug distribute higher. Skin and bones have a low perfusion rate. The total concentration of a drug increase faster in well perfused organs. जितना ज्यादा ब्लड फ्लो किसी ऑर्गन में हो रहा है उतनी जल्दी और उतने ज्यादा वो ड्रग लेकर जाएगा. अच्छा, अब इसमें ब्लड. जी मैम, ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो बाइंड करना है वो मतलब उसका रिवर्स रिलेशन होगा ना, कि अगर वो बाइंड कर जाएगी तो इनएक्टिव रहेगी, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी. हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी क्योंकि साइड्स पे, क्योंकि तो बाउंड है. ठीक है मैम. तो बाउंड हुई थी, अगर वो अपनी बाइंडिंग खत्म करेगी तो फिर वो एक्टिव फॉर्म में आएगी. वो अपना थेराप्यूटिक यूज दिखाएगी और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन साइट पे भी जाएगी जहाँ पर जाकर वो. यस मैम. अच्छा, अभी ये सारे बताए हुए इसमें आप देख लें कि जो लिवर और डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो है. वहां पर सबसे ज्यादा जो है ड्रग जल्दी जाती है. ठीक है. बाकी किडनीज वगैरह में बताया हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन वगैरह बताया हुआ है, हार्ट में बताया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा लिवर एंड डाइजेस्टिव ट्रैक में जा रही है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वहां पर ड्रग की ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी. अच्छा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. Many drugs bound to the circulating plasma proteins. अब जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन है, लाइपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लोब्युलिन्स. ये सारी जो है प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स है जिसके साथ ड्रग जाकर बाइंड करती है. फ्री फॉर्म फार्माकोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है. बाउंड फॉर्म फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होती है. अगर बाउंड होगा तो वो इनएक्टिव होगा, अगर वो फ्री होगा तो वो एक्टिव होगा. अच्छा, अब इसमें बताया हुआ है कि अगर एक ड्रग है प्रोटीन, ये आप देखें इसमें प्रोटीन, ये आपका ड्रग है, ये रिसेप्टर साइट है और ये प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन, चाहे वो एल्ब्यूमिन हो, लाइपोप्रोटीन्स हो, ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लोब्युलिन्स. ठीक है. अब जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होगी ड्रग, जब इसके साथ बाउंड है, ठीक है, जब ये एक्टिव होगी तो ये जाकर किसी भी रिसेप्टर पर अपनी साइट पर जाकर लग जाएगी, वहां ये अपना मैकेनिज्म दिखाएगी. ठीक है. किसी भी कोई भी ड्रग एक्टिव होगी और जहां उससे ज्यादा होगा, अगर फॉर एग्जांपल स्टमक में हाइपर एसिडिटी ज्यादा है तो जो स्टमक के जो सेल्स होते हैं, अब उन सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं. ठीक है. उन पर जाकर ये बाइंड कर जाएगी और जो चीज हार्मोन्स जो स्टमक की एसिडिटी को ज्यादा कर रहे थे उनको बाइंड नहीं होने देगी. ये एग्जांपल मैंने दिए. तो एक्टिव फॉर्म में, फ्री फॉर्म में ड्रग जाएगी और रिसेप्टर साइट पर जाकर बाइंड करेगी और अपना एक्शन दिखाएगी. वरना फिर वो क्या होता है कि वो प्रोटीन्स के ऊपर बाउंड रहती है और वहीं पर वो रहती है इनएक्टिव फॉर्म में. जब जरूरत होगी तो वो एक्टिव हो जाएगी, फ्री हो जाएगी और रिसेप्टर पर बाइंड कर जाएगी. फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग. अच्छा, अब हमारे पास कुछ ड्रग्स होती है जो एसिडिक होती है, कुछ ड्रग्स ऐसी है जो बेसिक होती हैं. हमेशा याद रखें कि एसिडिक ड्रग्स जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन है उसके साथ जाकर बाइंड करेगी. और जो बेसिक ड्रग्स हैं वो फिर अल्फा एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन्स या उसके साथ लाइपोप्रोटीन्स के साथ बाइंड करती है, लेकिन एल्ब्यूमिन के साथ एसिडिक करती है. ए फॉर एसिडिक एंड ए फॉर एल्ब्यूमिन. The most important protein that binds the drug in blood is albumin for most of the drug. Most of the drugs acidic nature की हैं और वो जाकर albumin के साथ bind कर जाती हैं. Usually हमें पता कैसे चलेगा कि ड्रग एसिडिक है या बेसिक है? तो जो बेसिक ड्रग्स होती है ना उसके आखिर में INE आता है, आइन. बाकी जो एसिडिक होती है उनमें नहीं आता. यूजुअली ज्यादातर जो INE लफ्ज जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बेसिक है और इसको जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह के साथ बाइंड होना है. और अगर एसिडिक ड्रग है कोई तो वो एल्ब्यूमिन के साथ हमेशा बाइंड करती है. ए फॉर एसिडिक, ए फॉर एल्ब्यूमिन. स्पेशली द एसिडिक ड्रग्स, फॉर एग्जांपल बेसिक ड्रग्स किसके साथ अटैच होंगी? एसिडिक ड्रग्स जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ, ब्लड के अंदर प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन है उसके साथ एसिडिक ड्रग्स बाइंड कर जाएंगी. ए फॉर एसिडिक. बेसिक का पूछा, बेसिक ड्रग्स का. जी,
लाइपोप्रोटीन्स के साथ में। बेसिक ड्रग्स। अच्छा, हमेशा जब भी हम अगर एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल, उसको हम एक ड्रग दे रहे हैं, वॉर्फिन दे रहे हैं फॉर एग्जांपल। अब वॉर्फिन एसिडिक है, कुछ अरसे बाद उसको अगर इन्फेक्शन हो गया तो हम उसको ना एक एंटीबायोटिक शुरू करवा देते हैं, जैसे सल्फोनामाइड करवा देते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक जो एसिडिक होगी। अब दो एसिडिक जो दोनों एसिडिक होंगी ना ड्रग्स, अब पेशेंट दो ड्रग्स ले रहा है, एक अपने इन्फेक्शन की वजह से और एक वो शुरू से वॉर्फिन ले रहा था। तो अब जो दोनों ड्रग्स हैं वो एसिडिक नेचर के हैं, तो वो दोनों compete करेंगे कि एल्ब्यूमिन के साथ कौन सी जाकर बाइंड जल्दी कर जाए। ठीक है, ये जो होगा दो एसिडिक ड्रग्स के दरमियान कंपटीशन होगा। इसी तरह अगर दो बेसिक ड्रग्स के हैं तो दो बेसिक ड्रग्स के दरमियान कंपटीशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एसिडिक ड्रग है और एक बेसिक ड्रग है। वजह ये कि एसिडिक ड्रग्स हमेशा एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती हैं और जब वो आपस में compete करेंगे तो एल्ब्यूमिन पे बाइंड करने के लिए कंपटीशन हो रहा है कि कौन बाइंड करे। इसी तरह अगर बेसिक ड्रग्स है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स पे अगर बाइंड करे तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स के लिए compete करेंगे। बेसिक ड्रग्स में आपस में कंपटीशन होगा। ये बात समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। मैम तो अगर कॉम्पीट कर रही हैं तो फिर उसमें किसकी बेसिस होगी, मतलब उनमें किसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो जल्दी बाइंड करेगी एल्ब्यूमिन के साथ? या अब ये पूछ रहे हो कि कौन सी ड्रग जल्दी बाइंड करेगी अगर कंपटीशन है? हाँ जी मैम। ये हर ड्रग की ना अपनी एक वो होती है, जैसे वॉर्फिन डाइटिडाइट % बाइंड करती है कि अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स दिए तो डाइटिडाइट बाइंड कर देंगे। सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा कि जो कि अपना मोड ऑफ एक्शन दिखाएगा, वो अपनी टिश्यू साइड पे जाएगा और वहां टारगेट पर जाकर अफेक्ट करेगा, बाकी सारी बाउंड रहेगी। ये हर ड्रग की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। अब हमने अगर सल्फोनामाइड दे दिया तो हो सकता है वॉर्फिन जाकर सारी बाइंड कर जाए, लेकिन एक जगह ऐसा होगा कि सल्फोनामाइड भी बाइंड कर जाएगी किसी एक रिसेप्टर पर, क्योंकि एक सेल पर तो बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। तो अगर वॉर्फिन 99% बाइंड करेगी और हमने सल्फोनामाइड भी दे दिया है तो वो 98% बाइंड कर देगी। एक जगह कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि सल्फोनामाइड जाकर बाइंड कर जाएगी। तो अब क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास रह जाएंगे। ठीक है, अब ज्यादा जब दो मॉलिक्यूल्स हो गए, पहले तो एक मॉलिक्यूल अपना एक्शन दिखा रहा था, अब दो दिखाएंगे तो वो जाएंगे टारगेट साइड पर, ज्यादा इफेक्ट अपना दिखाएंगे। ठीक है, तो ये होता है ड्रग डिस्प्लेसमेंट, यानी सल्फोनामाइड ने वॉर्फिन को डिस्प्लेस कर दिया उसके एक मॉलिक्यूल को। पहले ये हो रहा था कि एक मॉलिक्यूल 99 मॉलिक्यूल्स बाइंड थे, सिर्फ एक मॉलिक्यूल था जो कि ड्रग जाकर अपना जो टिश्यू टारगेट साइड था उस तक जा रहा था और अपना इफेक्ट दिखा रहा था। ठीक है, जब वो खत्म हो जाता था फिर एक और रिलीज हो जाता था, वो दिखाता था। लेकिन जब आपका एक और ड्रग दे दी तो उनमें कंपटीशन शुरू हो जाता है। हमेशा एसिडिक ड्रग्स आपस में compete करती हैं और बेसिक ड्रग्स जो है वो आपस में compete करती हैं। और मैम अभी आपने क्या बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा बेसिक कौन सी और एसिडिक कौन सी है? एसिडिक ड्रग जो है ना वो जिन ड्रग्स के अंदर INE यूजुअली आखिर में आ जाए, जैसे सिमिटाडीन है, INE आ जाए, ठीक है, आपने देखना है तो वो ज्यादातर बेसिक होते हैं। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं, लेकिन यूजुअली ऐसे ही होता है। जिन ड्रग्स में INE आखिर में आता है वो बेसिक होती है। अब जैसे इसमें क्लोरामफेनिकोल है, ये एक्सेप्शन है, इसमें INE नहीं आया, IN या INE आ जाए तो ये जो है ये लेकिन है ये बेसिक ड्रग। जी मैम, ठीक है। एसिडिक ड्रग्स फॉर एग्जांपल सैलिसाइलेट्स, विटामिन सी, सल्फोनामाइड्स, बार्बिटूरेट्स, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन्स, वॉर्फिन and probenzyl are bound to albumin. A for acidic, A for albumin. Basic drugs streptomycin, chloramphenicol, digoxin, coumarin, etc. are bound to alpha 1 and alpha 2 acid glycoproteins, globulins and alpha and beta lipoproteins. सिर्फ जो एसिडिक ड्रग्स हैं वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेंगे। In liver disease, patient isn't able to produce albumin due to which small doses of drug is given. Normal individuals, it binds with protein albumin, so more drug is given. अच्छा, अगर कोई पेशेंट है उसका लिवर का जैसे एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, हाइपोएल्ब्यूमिनिया है, ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन लेवल्स कम है, या ये किडनी का पेशेंट है जिसमें एल्ब्यूमिन जो यूरिन में निकल रहा है, नॉर्मली तो प्रोटीन्स नहीं होती ना यूरिन के अंदर, लेकिन अगर पेशेंट है किडनी का पेशेंट है या अगर उसका लिवर कोई लिवर डिजीज है उसको, तो वो एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, एल्ब्यूमिन कम है उसका,
तो हम जितनी डोज ड्रग की नॉर्मल इंडिविजुअल में दे रहे थे, अगर नॉर्मल इंडिविजुअल में दे रहे थे जितनी डोज, अब हम उसको कम देंगे। वजह ये होगी कि एल्ब्यूमिन के साथ ड्रग बाइंड नहीं करेगी, एल्ब्यूमिन है ही नहीं तो उसके साथ बाइंड ही नहीं करेगी, तो हम उसको डोज भी फिर कम देंगे। पहले तो ये था वो एल्ब्यूमिन के साथ नॉर्मल बंदे में बाइंड कर जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन के अंदर जितनी ड्रग देंगे वो बाइंड कर जाएगी, फिर वो ऐसा ऐसा रिलीज होएगी, जब चाहिए होगी वो रिलीज हो जाएगी, वरना वो स्टोरेज फॉर्म में पड़ी रहेगी। लेकिन अब जब आपके पास एक स्टोर रूम ही नहीं है, एल्ब्यूमिन ही नहीं है, तो फिर आप डोज भी उसको मॉनिटर करोगे, डोज कम दोगे उस पेशेंट को। ये बात समझ आ रही है? यस मैम। अच्छा, ड्रग्स कैन बाइंड विद द प्रोटीन्स, एक्ट एज टेम्परेरी स्टोर ऑफ ड्रग। अब एल्ब्यूमिन जो उसको या कोई भी प्रोटीन्स है प्लाज्मा के अंदर, वो ड्रग्स को बाइंड करके रख लेती हैं और जब उनकी जरूरत हो तो उनको रिलीज करती रहती है। प्रोलॉन्ग्स इट्स एक्शन, इस तरह वो बॉडी के अंदर ज्यादा देर रहती है। कॉज प्रोलॉन्ग लो लेवल ऑफ ड्रग्स, slowly released from the bound reservoir, delay metabolism, delay excretion, decrease its entry into the central nervous system. Properties of जी मैम अगर मेटाबॉलिज्म डिले होगा तो इसका मतलब तो हाफ लाइफ भी डिले हो जाएगी ना, क्योंकि वो फिर 50% में कैसे कन्वर्ट होगा, मेटाबॉलिज्म ही डिले हो गया, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में मैम ब्रेकडाउन था ना। हाँ ब्रेकडाउन था, तो आप क्या पूछ रहे हो? तो मैम उसकी हाफ लाइफ भी डिले हो जाएगी ड्रग की। हाँ हाफ लाइफ ज्यादा हो जाएगी उस ड्रग की। ओके। डिले एक्सक्रीशन करेगा, डिले मेटाबॉलिज्म करेगा, उसके एंट्री सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिक्रीज होगी, यानी कि बॉडी के अंदर वो ज्यादा देर पड़ा रहेगा। अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड है कोई भी ड्रग, तो उसकी एलिमिनेशन, उसके एक्सक्रीशन भी देर से होगी। Properties of plasma protein drug binding, saturable, पर प्लाज्मा प्रोटीन के बाइंड a limited number of drug molecules, एक लिमिट होती है वो उतने ड्रग के मॉलिक्यूल्स बाइंड करती है। हर ड्रग की डिफरेंट लिमिट है। नॉन सिलेक्टिव, मोर देन वन काइंड ऑफ ड्रग व्हिच हैज अ डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कैन बी बाउंड टू द स्पेस ऑन प्लाज्मा प्रोटीन्स। नॉन सिलेक्टिव होगी, जैसे अगर दो ड्रग्स हैं आपस में compete कर रही हैं, कोई भी बाइंड कर सकती है। रिवर्सिबल, इनके दरमियान वीक बॉन्डिंग होती है ड्रग के दरमियान और प्लाज्मा प्रोटीन के दरमियान, तो ये रिवर्सिबल होती है, यानी कि वो रिलीज हो जाएगी, कभी वो जाकर बाउंड कर जाएगी। द बॉन्ड बिटवीन द ड्रग एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर वीक बॉन्ड्स लाइक हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड्स। Properties of plasma protein drug binding, only the free unbound fraction of the drug circulating in plasma can pass across the capillary membrane. अच्छा, अगर अनबाउंड हो गया, जैसे ब्लड के अंदर कैपिलरीज हैं, उनके अंदर ब्लड है, उसमें पड़ी हुई है ड्रग, बाउंड हुई हुई है, तो वो जब कैपिलरीज से बाहर निकलेंगी तो वो एक्टिव फॉर्म में होगी और अनबाउंड फॉर्म में फ्री स्टेट में होना जरूरी होता है ड्रग का। बाउंड फ्रैक्शन सर्व्स एज ड्रग स्टोरेज, बेसिकली वही बात है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो एक स्टोर के तौर पर उसको स्टोर रखती है ड्रग को। अगर आपने ड्रग है वो आपने अगर आपकी जो ड्रग प्लस प्रोटीन है वो 9 mg है, जिसमें ड्रग जो है वो 1 मिलीग्राम हमने दी है, वो जाकर प्रोटीन के साथ बाइंड कर दी है, तो अब जब वो रिलीज होगी तो अब देखिए प्लाज्मा में टोटल कितना हो गया है, ड्रग 10 mg हो गया है, ड्रग प्लस प्रोटीन, प्रोटीन की और ड्रग को दोनों को 1 + 9 10 हो गया, और जब वो रिलीज होकर अपने एक्टिव फॉर्म में जाएगी तो सिर्फ वही ड्रग रिलीज होगी 1 mg, प्रोटीन्स नहीं निकल के साथ चली जाएंगी, वो वहीं पर अपना प्लाज्मा में रहेगा। टोटल ड्रग जो है वो 1 मिलीग्राम ही रहेगी जो एक्टिव फॉर्म में होगी। मैम ये पॉइंट एक बार फिर क्लियर कर दें। अगर एक ड्रग है ना, वो अगर हमने 1 mg ली है, उसका कंसंट्रेशन 1 mg है और आपकी प्रोटीन जो है 9 mg है, अब जब ड्रग और प्रोटीन जाकर बाइंड कर देंगे तो 10 mg वेट हो जाएगा, टोटल ड्रग जो होगी वो 10 mg होगी प्लाज्मा के अंदर। लेकिन जब वो ड्रग एक्टिव फॉर्म में होगी तो अपना प्रोटीन पीछे छोड़ जाएगी, ठीक है, वो सिर्फ वो जब जा रही है किसी भी इंटरसेलुलर फ्लूइड्स के अंदर जा रही है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, तो वो सिर्फ 1 mg ही ड्रग जाएगी, बाकी जो जी मैम 9 mg उतना ही वही रहेगा, ठीक है।
जी मैम समझ आ गई। बस 5 मिनट, टाइम खत्म हो गया। ये बस मैं अच्छा मैम फिर हमारी क्लास मैम नेक्स्ट क्लास है। आप लोग की भी नेक्स्ट है। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए यहाँ से फिर आगे पढ़ लेंगे। अब ये वो फर्स्ट काइनेटिक्स और जीरो काइनेटिक्स का ही बताया भाई, ये स्लाइड भी आई थिंक रिपीट चुकी है। चलिए यहाँ तक ही ठीक है। नेक्स्ट अब आपकी कब है? थर्सडे को है। यस मैम। चलिए जी फिर मैम। इसको कर लेंगे। थैंक यू जी। ओके मैम बुक बता देंगी आप इसके लिए? क्या चीज? मैम रिकमेंडेड बुक कौन सी हम लोग पढ़े या फिर स्लाइड से ठीक है? नहीं थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि बुक भी पढ़ ले, ताकि अगर क्योंकि स्लाइड्स में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बनता। आप लिपिड कॉर्ड पढ़ सकते हैं, ऊपर ऊपर से लिपिड कॉर्ड को देख रहे हैं, स्लाइड्स को तो आपने लाजमी करना है। तो मैं वैसे आप लोग अपने सीनियर से भी पूछते हैं कि स्लाइड्स के अलावा उन्होंने क्या क्या किया था। मेरे ख्याल में लिपिड कॉर्ड इनफ रहेगी, वो पढ़ ले, उसमें बहुत अच्छा फार्माकोलॉजी का लिपिड कॉर्ड। जी फार्माकोलॉजी लिपिड कॉर्ड बायोकेमिस्ट्री की भी होती है ना मेरे ख्याल में, लिपिड कॉर्ड इसकी फार्माकोलॉजी की भी है। ज्यादातर ये स्लाइड्स भी उसी पे से यस मैम। बनी है, तो थोड़ा जरा कांसेप्ट क्लियर हो ओके जाए। मैम। ओके जी, थैंक यू। ओके मैम। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, थैंक यू।